हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग DSSB TGT SST के PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने DSSB TGT SST के 6 पेपर्स को डिस्कस किया है। इसका ये 7वां पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने DSSB के 6 पेपर्स को डिस्कस किया है, जिसकी एक प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये PYQs बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आने वाले DSSB TGT SST के लिए। साथ ही ये अदर TGT SST के एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल होंगे, लाइक BPSC, DRE और EMRS, KVS, NVS आदि। तो इन वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, और यदि सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने फ्रांस में व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित किया था? तो ये क्या था? संवैधानिक राजतंत्र ने। तो संवैधानिक राजतंत्र ने फ्रांस में व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित किया था, और 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली जो थी, इसने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था थी, इसके उन्मूलन का आदर्श पारित किया। और नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका उद्देश्य क्या था? नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था संविधान के प्रारूप को पूरा करने का? कि सम्राट की जो शक्तियां थी, इनको विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित, साथ ही हस्तांतरित कर दिया जाए। और इसी प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ती है। और ये क्वेश्चन लिया गया है क्लास 9th की हिस्ट्री की NCERT के फर्स्ट चैप्टर से ही है, फ्रांसीसी क्रांति से, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में करा रखा है। फ्रांस की क्रांति आप लोग जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कौन सा सत्याग्रह 1928 में किया था, जो कि राजस्व में वृद्धि दर के विरुद्ध था? तो ये हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। होता कब है? डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 1928 में होता है। तो बारदोली में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, गुजरात में है बारदोली, वहाँ पे भू राजस्व में 30% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में जो किसान थे, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। और इस आंदोलन के प्रभाव से ही सरकार ने भू राजस्व में वृद्धि को घटा करके 6.03 कर दिया। और जो बारदोली की महिलाएं थी, उन्होंने गांधी जी के अनुरोध पर ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है, तेलंगाना किसान आंदोलन के बारे में है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला कहता है कि इसकी शुरुआत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में होती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि इसकी शुरुआत होती है 1942 में और इसका अंत होता है 1951 में। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। तो जो तेलंगाना किसान आंदोलन था, ये 1942 में शुरू होता है और 1951 में समाप्त होता है। और यह जो आंदोलन था, यह दमनकारी जमींदारी के विरुद्ध किसानों का एक सशस्त्र विद्रोह होता है। इसे हैदराबाद के जो निजाम थे, इनकी निरंकुश सत्ता का समर्थन प्राप्त होता है। और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। और तेलंगाना में सशस्त्र लड़ाई उस समय जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके महासचिव PC जोशी के द्वारा प्रेरित थी। लेकिन आयोग के द्वारा इसका आंसर माना गया है बी मतलब ओनली 2, लेकिन इसमें दोनों ही कथन सही हैं। तो इसलिए इसमें होना चाहिए ऑप्शन D, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट है, पेरिस का एक हुक्मनामा था जिसने गिल्ड को समाप्त कर दिया और एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया था। तो हो जाएगी पेरिस के संसद। तो जो पेरिस का संसद था, यह एक हुक्मनामा था। इसने जो है गिल्ड को समाप्त कर दिया था और साथ ही एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया था। जो फ्रांसीसी गिल्ड प्रणाली है, ये 1774 से लेकर 1776 में इसके उन्मूलन और बहाली को लेकर हुए आंदोलन के बावजूद 18वीं शताब्दी तक जो आर्थिक रूप से यह मरणासन्न रहती है। और 4 अगस्त 1789 को इसके उन्मूलन के सुझाव के बाद जो नेशनल असेंबली होती है, इसके मेंबर्स ने गिल्ड प्रणाली को इसकी आर्थिक जीवन शक्ति के कारण बरकरार नहीं रखा और इसका 1791 के बाद उन्मूलन कर दिया गया। नेक्स्ट है, 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगा ओलंपे डी गॉर्जेस ने। और ये क्वेश्चन भी क्लास 9 की NCERT से है, हिस्ट्री के पहले चैप्टर से ही है, फ्रांस रेवोल्यूशन से। किस वर्ष में रईसों ने राजा को नेकर के बाद अपने पद यानी कर्तव्य से खारिज करने के लिए मनाया था? तो हो जाएगा 1781 में। जो फ्रांस का जो शासक होता है लुई 16वां, इसने एक के बाद एक अर्थ मंत्री बदले। तो तुर्गो, नेकर तथा केलोन को क्रमशः फ्रांस का
वित्त मंत्री बनाया जाता है। मतलब पहले तुर्क को, देन नेकर को एंड देन केलोन को। और तुर्क के त्यागपत्र के कुछ ही माह बाद नेकर को वित्त मंत्री बनाया जाता है। और नेकर जो था यह एक बैंकर परिवार का होने के कारण आर्थिक मामलों में दक्ष था और इसके समय में आर्थिक दशा में कुछ सुधार भी होता है। और अमेरिकी युद्ध में जब अंग्रेज हारने लगे थे तो इसका श्रेय नेकर को जरूर मिला था, लेकिन जो फ्रांस थी, फ्रांस को स्वतंत्रता युद्ध में भाग लेने के लिए उसे भारी ऋण भी लेना पड़ा था। और फ्रांस जो थी ये ब्याज के भार से पहले से ही दबा चला रहा था और इसके टाइम पे और स्थिति बिगड़ी। और लाचार होकर जो नेकर था इसने कुलीनों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया तथा राज्य के व्यय को कम करने पर जोर दिया। इससे क्या हुआ, इसका विरोध होने लगा नेकर का। और जो रानी थी, रानी एंतोइनेट, इन्होंने भी कंजूस कहकर इसकी निंदा करी थी। देन उसके बाद राजा ने रानी के प्रभाव में आकर 1781 में नेकर को पदच्युत कर दिया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में टूलूज के आर्क बिशप ने कोलोन के प्रतिस्थापित किया था? तो ये हो जाएगा 1788 में। तो 1788 में टूलूज के आर्क बिशप ने कोलोन या केलोन को प्रतिस्थापित किया था। और नेकर के हटने के बाद फ्लरी और कोलोन 1783 से लेकर 1787 तक ये फ्रांस के वित्त मंत्री रहते हैं। और जो कोलोन होता है इसने राज्य के घाटे की पूर्ति के लिए ऋण लिए और उसने ब्याज की दर भी बढ़ा दी। इससे क्या हुआ कि ऋण मिलना बंद हो गया। देन अगस्त 1786 में सरकारी खजाना खाली हो चुका होता है और कोलोन ने सभा में यह प्रस्ताव रखा कि आर्थिक दशा सुधारने के लिए समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से कर लगाया जाएगा। परंतु सभा के सदस्यों ने कोलोन को मंत्री के पद से ही निकाल देने की मांग करते हैं। अतः कोलोन को बर्खास्त कर दिया जाता है और कोलोन के बाद रानी के कृपापात्र कौन, ब्रीन को 1787 में वित्त मंत्री बनाया जाता है। नेक्स्ट है, घटना और डेट दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो बैस्टील पर जबरदस्ती घुसा जाता है कि कब? 14 जुलाई 1789 को। तो पहला करेक्ट है, बास्टील के किले पर हमला किया जाता है 14 जुलाई 1789 को। दूसरा कहता है टेनिस कोर्ट की शपथ 19 जून 1789, गलत है ये। लुई सोलामे की हत्या 11 जुलाई 1790, ये भी गलत है। इसका केवल पहला सही है और ये क्वेश्चन भी क्लास 9th की हिस्ट्री की NCERT से है। तो बैस्टील में ज़बरदस्ती घुसते हैं 14 जुलाई 1789 को। टेनिस कोर्ट में शपथ ली जाती है 20 जुलाई 1789 को और लुई सोलामे की हत्या का प्रयास किया जाता है 21 जुलाई 1793 को। नेक्स्ट है, 11 मई 1857 को सिपाहियों के द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था? तो ये हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। 11 मई 1857 को सिपाहियों के द्वारा जो बहादुर शाह जफर होता है इसको हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया जाता है। और इससे पहले 10 मई, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको रट लीजिएगा, ये पूछे ही गए हैं। तो 10 मई को क्या होता है, मेरठ स्थित छावनी होती है, उसकी 20 NI तथा LC की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार करके विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह में दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। और 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। और जो बहादुर शाह जफर थे इनको शेष जीवन रंगून मतलब कि बर्मा में निर्वासित कर दिया और यहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है TGT SST के लिए। DSSB में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने UPPSC द्वारा कराए गए आज तक के जितने भी PYQs हैं हिस्ट्री के, उन सभी को मैंने करा रखे हैं। RO हो या PCS हो, उनको जाके आप लोग जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट है, किसने 1857 से लेकर 1858 तक एक राजप्रतिनिधि के रूप में लखनऊ पर अधिकार कर लिया था? तो ये हो जाएंगी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड डफरिन। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है भारत में, तब भी भारत में गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड डफरिन। तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा तैयार की जाती है लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ये रहते कब से हैं? तो 1884 से लेकर 1888 तक। या यूनाइटेड किंगडम मतलब UK की संसद का एक अधिनियम होता है। इसमें जो ब्रिटिश भारत होता है इसमें विभिन्न रेलवे परिषदों के आकार में वृद्धि को अधिकार दिया जाता है। साथ ही वायसराय लॉर्ड डफरिन ने एक समिति की स्थापना करी और प्रांतीय परिषदों के विस्तार और उनकी स्थिति में वृद्धि के लिए योजना तैयार करने की भी जिम्मेदारी दी जाती है। नेक्स्ट है, 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय कौन रहते हैं? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। और इसी के टाइम पे बंगाल विभाजन भी होता है।
इसका नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम था जॉर्ज नेथानियल कर्जन, और यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि के रूप में भारत आता है। और इसने शिक्षा के सुधार में 1902 में थॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। साथ ही आयोग की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून भी बनाता है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग का भी गठन किया जाता है। और इसी के समय में 1899 से लेकर 1900 में भयंकर अकाल के साथ प्लेग की महामारी फैली थी, और कर्जन के सुझाव पर ही सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया जाता है। और लॉर्ड कर्जन के ही समय 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है, और इसकी घोषणा कब होती है यदि पूछा जाए तो होती है जुलाई 1905 में। नेक्स्ट है 1918 में महात्मा गांधी ने किसके समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया था, तो हो जाएगा मिल मजदूरों की सहायता के लिए। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का गीत क्या था, तो हो जाएगा वंदे मातरम। तो जो वंदे मातरम था यह स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में होता है, इसका गीत बन जाता है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित आनंद मठ नाम के उपन्यास का वंदे मातरम नाम का यह गीत लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार यह 1896 में गाया जाता है। और स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के समय स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी उत्पादों के बहिष्कार और उन्हें सार्वजनिक रूप से जलाना, विदेशी सामान वाली कंपनी की ओर से हड़ताल, ये सभी बंगाल के सुदूर पूर्व के साथ साथ देश के कई प्रमुख शहरों और बाजारों में आम हो गए थे। और ये होता क्यों है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है, तो हो जाएंगे सरदार भगत सिंह तथा सुखदेव। तो इसमें हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। तो लाहौर षड्यंत्र केस के आधार पर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। ये तीनों ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय मेंबर रहे हैं, और इन्होंने मिलकर पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी थी, और इनको पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जाता है। नेक्स्ट है किस साम्राज्य को यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप में भी जाना जाता है, तो यह हो जाएगा रूसी साम्राज्य। तो फ्रांस से चार्ल्स 10वें के निष्कासन और पोलैंड में नवंबर का विद्रोह जो कि 1830-31 में होता है, इसमें रूस के शासक होते हैं निकोलस प्रथम। इनकी विदेश नीति की क्रांतिकारी विचारधारा को स्थापित किया जाता है। निकोलस प्रथम यह यूरोप का एक वास्तविक पुलिसकर्मी बनना चाहता था, और सितंबर 1833 में इसने मैनिवो हृदयस्थों में मेटरनिच के साथ पुनः फिर से जुड़ गया था, और कॉन्स्टेंटिनोपल में बीमारमैन या ऑटोमन साम्राज्य में इनकी विशाल रुचि यूरोप के विरुद्ध भड़काने के कारण समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है रूस में अक्टूबर क्रांति को किस रूप में भी जाना जाता है, तो हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति। ऑप्शन बी इज राइट। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी की सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया, और सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्राटस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया जाता है, और 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो जाता है। साथ ही यह क्रांति 7 नवंबर को संपन्न होती है। नेक्स्ट है 1917 की रूसी क्रांति का प्रतीक क्या रहा है, तो हो जाएगा संगठित संघर्ष तथा दृष्टिकोण की स्पष्टता। तो इसमें हो जाएंगे बोथ आर करेक्ट। और इस क्रांति के आंदोलन में मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल किया। साथ ही बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें भी कर रही थी। 27 फरवरी को शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का इन्होंने गठन किया, और उसी इमारत में जमा हुए इसके गठन के लिए जहां तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। तो यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म होता है, और फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। इसी कारण अक्टूबर 1917 की जो क्रांति होती है इसमें संगठित संघर्ष और दृष्टिकोण की स्पष्टता की झलक दिखाई देती है। नेक्स्ट है रूसी मजदूर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला कहता है कि 1897 की जनगणना में रूस के 28.4% पुरुष कामगार और 57.8% महिला कामगार साक्षर थे, तो इसका पहला गलत है। दूसरा कहता है कि 1918 में 44.2% कामगार और 79.2% महिला कामगार साक्षर थे, तो इसके दोनों ही कथन गलत हैं। और इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें दोनों सही नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 1897 की ऑल एम्पायर रूसी जनगणना विश्व युद्ध के पहले रूसी साम्राज्य में आयोजित
पहली और एकमात्र जनगणना होती है। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर रहती थी और यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का जो परसेंट था इतना नहीं था जितना कि रूस का था। 1896-97 के बीच रूस में कपड़ा उद्योग में तथा 1902 में मजदूरों के द्वारा धातु उद्योग में हड़तालें की जाती है और 1897 में रूसी साम्राज्य की कुल साक्षरता दर 24% थी और 1917 में 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या कितनी थी? इससे 37.9% पुरुष और केवल 12.5% ही महिला साक्षर थी, इसलिए इसमें दोनों ही कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है समाजवादी समाज की विशेषता क्या है? तो हो जाएगा सामाजिक न्याय, मतलब कि सोशल जस्टिस। और यह एक वैचारिक दर्शन और आंदोलन है। इसमें निजी स्वामित्व के विपरीत उत्पाद के उद्योगपति के सामाजिक स्वामित्व वाले वर्चस्व वाली कई आर्थिक प्रणालियाँ शामिल होती हैं। सामाजिक न्याय एक समाज के अंतर्गत धन, अवसर और स्वामित्व के वितरण के संबंध में न्याय है। यदि बात करें समाजवादी की, तो समाजवादियों का मानना था कि अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत दिया जो किसको जोड़ता है? जो कि अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र तथा इतिहास, इन तीनों को ही जोड़ता है। तो इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है कि मार्क्सवादी समाजवाद का मानना है कि समाजवाद केवल हिंसक क्रांति से ही प्राप्त किया जा सकता है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि विकासवादी जो समाजवाद है इसका अर्थ यह है कि राज्य के तख्ता पलट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स फूरियर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कहता है कि बड़े उद्योग की शक्ति में विश्वास रखते थे चार्ल्स फूरियर, तो इसका पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि इनकी मुख्य रुचि औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्य को सुखद बनाने में थी, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो यदि हम बात करें चार्ल्स फूरियर की 1772 से लेकर 1837 तक, ये फ्रांसीसी सामाजिक सिद्धांतकार थे और इन्होंने उत्पादकों के सांप्रदायिक संघों के आधार पर समाज के पुनर्निर्माण की वकालत करी है। ये प्रारंभिक समाजवादी विचारक और यूरोपियन समाजवाद के संस्थापकों में से एक रहे हैं और इनकी मुख्य रुचि रही है औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्य सुखद बनाने में। ये बड़े उद्योगों की शक्ति में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए पहला गलत होगा। दूसरा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये होती है वर्साई की संधि के द्वारा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता कब है? 1914 से लेकर 18 तक, यह वर्साई की संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है। वर्साई की संधि ये होती है 28 जून 1919 को इंपीरियल जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके पहले होता है पेरिस शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को, और वर्साई की संधि के द्वारा जो जर्मन सेना थी इसको निहत्था कर दिया गया, जबकि जो अन्य जो थे उन्होंने पराजित राष्ट्र से क्षेत्र, जनसंख्या और आर्थिक संसाधन छीन लिए तथा उसे युद्ध की जिम्मेदारी स्वीकार करने और मुआवजा देने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया गया। इसी संधि के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी माना जाता है। नेक्स्ट है किसने यूगोस्लाविया को फ्यूम के बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में इसे हासिल भी किया? तो हो जाएंगे बेनिटो मुसोलिनी। तो जो बेनिटो मुसोलिनी थे इन्होंने यूगोस्लाविया के फ्यूम बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में इसे हासिल भी कर लिया। और बेनिटो मुसोलिनी ये इटली के राजनेता रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। यह फासीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में प्रमुख थे। इन्होंने 1922 से लेकर 25 तक प्रधानमंत्री के रूप में और 1925 से लेकर 43 तक फासीवाद तानाशाह इल ड्यूस के रूप में भी इटली पर शासन किया है। नेक्स्ट है शुरुआत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ तक सीमित रहा है? तो ये रहा है यूरोप तक। तो यदि हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो यह शुरुआत में यूरोप तक ही सीमित था। 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और इसका आरंभ होता है 1914 में ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड की हत्या के कारण। ये इसके तात्कालिक कारण होते हैं और यह युद्ध मुख्य शक्तियों और मध्य देशों के मध्य लड़ा जाता है। मित्र देशों में शामिल होता है फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। और 1917 के बाद यूएसए भी इस युद्ध में शामिल होता है, मित्र देशों की ओर से ही शामिल होता है। और केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। नेक्स्ट है महासभा सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद किसके प्रमुख अंग हैं? तो कह रहा है जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ। तो किसके अंग है? ये है संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशन के। संयुक्त राष्ट्र की मुख्य संस्था महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद ट्रस्टीशिप
परिषद के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय हैं। और 1945 में जब यूएन की स्थापना होती तब सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थापना की जाती है और महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति सदन और प्रतिनिधि अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 मेंबर्स का राष्ट्र महासभा में प्रतिनिधित्व होता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है 1879 में जर्मनी ने किसके साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के साथ। 1879 में ऑस्ट्रिया ने जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किए और बिस्मार्क के द्वारा कहा गया कि यह समझौता रूसी आक्रमण को रोकेगा और उनका मानना था कि रूस दो देशों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ेगा, इसलिए इन्होंने गठबंधन समझौता किया। और 1882 में रूस जो होता है ये 3 एम्पोर्स लीग में फिर से शामिल हो जाता है और ट्रिपल अलायंस में बिस्मार्क ने इटली को गठबंधन में शामिल करने के लिए सहमति भी दे दी। ट्रिपल अलायंस 1870 से लेकर 1890 तक बिस्मार्क के नामांकन युद्धाभ्यास का परिणाम था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस और जर्मनी के बीच जो युद्ध होता है वो किस संधि के द्वारा समाप्त होता है? तो ये हो जाएगा द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क। और इसी संधि को रूस में सोवियत संघ की संधि के रूप में भी जाना जाता है। 3 मार्च 1918 को इस संधि पे हस्ताक्षर किए जाते हैं। इससे प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी समाप्त कर दी जाती है और इस संधि ने फिनलैंड, बाल्टिक प्रांत, पोलैंड के कुछ मठों और जापान सहित विशाल क्षेत्रों को केंद्रीय शक्तियों में शामिल किया। नवंबर 1918 में जब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो संधि प्रभावी रूप से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जिनेवा सम्मेलन कब होता है? 1958 में। रामसर कन्वेंशन होता है 1971 में और ये आर्द्र भूमियों के लिए होता है, ईरान में होता है। ओस्लो डंपिंग सम्मेलन 1972 में। तो इसके तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ज्वारीय परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो ये की जाती है जेम्स कीन्स के द्वारा। और ज्वारीय परिकल्पना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सौर मंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति से। तो जेम्स कीन्स ने 1919 में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया तथा जेफरीज ने ज्वारीय परिकल्पना में 1929 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए। जीन्स के द्वारा कहा गया कि सौर मंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से बना हुआ है और प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। और ज्वारीय परिकल्पना में जीन्स ने फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है पृथ्वी के बायोस्फीयर परत के मुख्य घटक क्या है? तो ये हो जाएगा आयरन प्लस निकिल। और पृथ्वी की गहराई और पृथ्वी की बायोस्फीयर परत के मुख्य घटक है आयरन तथा निकिल FeNi, इसलिए इसे बोला जाता है निफे। और इसकी गहराई है 2880 किलोमीटर नीचे केंद्र तक है। इसका घनत्व है 8 से लेकर 11 और भूकंप की लहरों के आधार पर पृथ्वी के 3 मंडल हैं। कौन कौन से? स्थल मंडल, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल की लघु प्लेट है? तो हो जाएगी कैरेबियाई प्लेट। यदि बात करें अंटार्कटिक, भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये सभी अन्य प्लेटें हैं। और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। 7 मेन प्लेटें कौन कौन सी हैं? अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, अफ्रीकन प्लेट तथा यूरेशियाई प्लेट। छोटी प्लेटों में बात करें तो कोकोस प्लेट, नाजका, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन, कैरोलिन, फ्यूजी तथा कैरेबियन प्लेट। किस प्रकार के फोल्ड में फोल्ड के दोनों अंग समानांतर और साथ ही क्षैतिज हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा रेक्यूम्बेंट प्लेट। तो हो जाएगा रेक्यूम्बेंट फोल्ड। तो परवलित या श्यान ये वलन यानी कि रिकम्बेंट फोल्ड कब होता है? जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र हो जाता है। तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इनका अधिक वलन हो जाता है और वलन की जो दोनों भुजाएं हैं ये परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है। तो सिंडर ज्वालामुखी शंकु मतलब कि सिंडर वोल्केनिक कोन, यह मैक्सिको का माउंट जोरुलो है, करेक्ट है ये। दूसरा कहता है कि पैरासाइट वोल्केनिक कोन, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट शास्ता है, तो इसके दोनों कथन सही है। तीसरा कहता है कि समग्र ज्वालामुखी शंकु मतलब कि कंपोजिट वोल्केनिक कोन, यह सैन सल्वाडोर का माउंट इजाल्को है, तो इसका तीसरा सही नहीं, इसका सही पहला और दूसरा।
तो सिंडर कोन यह कम ऊंचे होते हैं और इनके निर्माण में ज्वालामुखी धूल, राख और विखंडित पदार्थों का सहयोग होता है। इनमें आते हैं मैक्सिको का माउंट जोरोलो, सैन सल्वाडोर का माउंट इजाल्को आदि। और जब ज्वालामुखी कोन का विस्तार अधिक हो जाता है तो उसमें विस्फोट हो जाने के कारण ज्वालामुखी की जो मुख्य द्रोणी होती है या नली से छोटी छोटी उपशाखाएं निकल आती हैं। इसे ही परपोषित शंकु या पैरासाइट वोल्केनिक कोन कहते हैं। इनमें आता है यूएसए का माउंट शस्ता और समग्र ज्वालामुखी शंकु क्या होता है, मतलब कि कंपोजिट शंकु में आते हैं फिलीपींस का माउंट मेयान तथा जापान का फुजियामा पर्वत। तो इसमें सैन सल्वाडोर का माउंट इजाल्को शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुदाब पेटी को हॉर्स अक्षांश मतलब कि हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है, जिसे ही हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। और इन अक्षांशों में, इन लैटिट्यूड में शांत और अनिश्चित पवन के कारण प्राचीन काल में घोड़े से लदे जो जलयान थे, इनके संचालन में कठिनाई होती थी। इसके परिणाम स्वरूप जो व्यापारी थे, ये जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इसी कारण इसे अश्व अक्षांश मतलब कि हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? तो हो जाएगी हरमटन। तो सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भागों में उत्तर पूर्वी और पूर्व दिशा से चलने वाली गर्म शुष्क स्थानीय पवनों को हरमटन कहते हैं। इसी को हम डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। सामान्य तौर पर लघु क्षेत्र में सीमित तथा स्थानीय दिशाओं से उद्भूत हवा को ही हम स्थानीय पवन कहते हैं। नेक्स्ट है, फुजीटा स्केल का उपयोग किसकी सापेक्ष गंभीरता और क्षति का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो हो जाएगी टॉर्नेडो। टॉर्नेडो होते क्या हैं? तो ये छलनी की आकृति वाले प्रचंड स्थानीय तूफान होते हैं तथा ये सभी प्रकार के वायुमंडलीय तूफानों में प्रबलतम तथा विध्वंसक होते हैं। इनसे अपार जनधन की क्षति भी होती है। नेक्स्ट है, समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, ये दोनों से संबंधित है ज्वार एंड भाटा। तो इसके हो जाएंगे बोथ। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच फैली हुई है? तो ये हो जाएगी मीजोस्फीयर। और मीजोस्फीयर में ऊंचाई के साथ ही टेम्परेचर गिरने लगता है, मतलब कि ऊंचाई के जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। और स्ट्रेटोपास पर क्या होता है? टेम्परेचर की वृद्धि ही समाप्त हो जाती है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में नहीं पाया जाता है? तो इसमें इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, हिमालय तो है, लेकिन इसमें दक्कन प्लेटू नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, या हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है। तो भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आते हैं हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंकाई क्षेत्र तथा सुंडालैंड क्षेत्र। और यहाँ पे विश्व की 8% से अधिक जैव विविधता पाई जाती है हॉटस्पॉट क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, कंटूरिंग स्थलाकृति मानचित्रों पर राहत का प्रतिनिधित्व करने की एक विधि है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कंटूरिंग के संबंध में सही है? कंटूरिंग बताना है। तो कंटूरिंग की बात करें तो यह इशारा है जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ती है। तो पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि रेखा प्रतीक की एक तकनीक है, मतलब कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ लाइन सिंबल। तो इसके दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि कंटूर रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी को कंटूर अंतराल के रूप में जाना जाता है। तो इसका तीसरा गलत है, इसका सही है पहला एंड दूसरा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में जल वाष्प के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा के पास सबसे निम्न होती है। तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है कि जल वाष्प का अधिकांश भाग समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसके दोनों ही कथन सही नहीं है। तो जो जल वाष्प है ये वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो कि ऊंचाई के साथ घटती जाती है। और वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा के पास सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ऊंचाई के साथ घटेगी तो क्या होगा? पोलर रीजन में कम होगी, जबकि भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होगी। तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। और जलवाष्प का अधिकांश भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगी अनाई-मुदी। इसकी लंबाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई क्या है? यह है 2695 मीटर। और पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर कितना? 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? तो ये हो जाएगी रोजवुड। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पूर्वोत्तर की पहाड़ों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष में है रोजवुड, महोगनी, एनी तथा अबोनी।
आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगी गुरु शिखर। निम्नलिखित में से कावेरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो हो जाएगी हेमवती। और कावेरी नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसका 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में तथा 56% भाग तमिलनाडु में जाता है। इसकी अन्य प्रमुख नदियों में बात करें तो काबिनी, भवानी तथा अमरावती, हेमवती। नेक्स्ट है भोर घाट भारत में एक पहाड़ी मार्ग है जो किसको किसको जोड़ता है? तो बात कर रहा है भोर घाट बेसिकली एक प्रकार का दर्रा है, तो ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है। और यदि बात करें थाल घाट की तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और यदि बात करें पाल घाट की तो ये तमिलनाडु के जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर को केरल से जोड़ता है। नेक्स्ट है काली मृदा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही है? तो पहला कहता है कि इन मृदाओं में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि सूखने पर इनमें चौड़ी दरारें पड़ जाती है, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि इनकी मृदाओं की बनावट चिकनी होती है, मतलब कि क्लेई टेक्सचर की होती है, इसलिए इनमें जल धारण की क्षमता ज़्यादा होती है, तो इसके तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है जनांकिकी संक्रमण का कौन सा चरण निम्न जन्म दर और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या का वृद्धि का निरूपण करता है? तो हो जाएगा चरण 4, मतलब कि स्टेज 4। और जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत को 1929 में थॉम्सन तथा 1945 में नोटेस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। इन्होंने इसे 3 चरणों में विभाजित किया था तथा सीपी ब्लैकर और कोलिन क्लार्क के द्वारा इसे 5 चरणों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है? तो हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात करें तो यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जाता है। और देश में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र कहाँ पे है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में। अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कहता है कि देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि सूरत रेशम, टेक्सटाइल और हीरे की कटिंग के लिए जाना जाता है, तो इसका दूसरा भी सही है। झूम खेती विधि भारत के किस हिस्से के साथ जुड़ी हुई है? तो ये है उत्तर पूर्व। झूम खेती ये भारत के उत्तर पूर्व में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि में की जाती है। और भारत में झूम कृषि के अन्य नाम की बात करें तो एमपी में इसे बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बारीगी, और पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, और हिमालयन क्षेत्र में से खिल तथा झारखंड में से कुरवा आदि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो ये हो जाएगी मक्का। गेहूँ, ग्राम, अलसी के बीज ये सभी रबी की फसलें हैं। मक्का की बात करें तो मक्का एक खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों में से कौन सी चाय की खेती के लिए आवश्यक है? तो पहला कह रहा है कि चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। तो जो चाय का पौधा है ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट में अच्छी तरह से बढ़ता है, तो इसका पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इसे एक सुअपवाहित उपजाऊ मृदा जिसमें धरड़ तथा कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं इसकी आवश्यकता होती है, तो इसका दूसरा भी सही है, इसके दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है? तो हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो हो जाएगा कोझीकोड हवाई अड्डा, कालीकट, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद, ये दोनों ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2004 की सुमात्रा सुनामी से प्रभावित नहीं हुआ था? तो इसमें श्रीलंका, थाईलैंड और भारत तो प्रभावित हुआ था लेकिन अफगानिस्तान नहीं हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मानव प्रेरित आपदा है? तो इसमें हो जाएगा न्यूक्लियर वॉर तथा एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन, मतलब कि त्वरित मृदा अपरदन, तो ये दोनों ही मानव प्रेरित आपदाएं हैं। तो मानव प्रेरित आपदा में परमाणु युद्ध और त्वरित मृदा अपरदन को सम्मिलित किया जाता है। मानव निर्मित आपदा में भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में होती है, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसें वायुमंडल में छोड़ना, और ग्रीन हाउस गैस जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों, ध्वनि, वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरणीय प्रदूषण, ये सभी आपदाएं हैं, मानव निर्मित आपदाएं। और कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि वनों को काटने की वजह से क्या होता है? भूस्खलन होता है, बाढ़ आती है, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग आदि, ये सभी भी इनडायरेक्टली मानव निर्मित आपदाएं ही हैं। नेक्स्ट है सामान्य अर्थ के अनुसार आपदा जोखिम को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है हैजार्ड वल्नरेबिलिटी के रूप में, मतलब कि जोखिम भेद्यता के रूप में। नेक्स्ट है आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के बाद के चरण में 3 R चरण शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो 3R कौन कौन से हैं? रिलीफ, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, मतलब कि ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब कि एमएसपी की घोषणा भारत सरकार के द्वारा तो की जाती है, लेकिन कब? तो ये बुआई के मौसम के शुरुआत में ही की जाती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में एक परिचालन विशेष आर्थिक जोन मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है फाल्टा में। नेक्स्ट है अविकसित देशों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? पहला तो कहता है कि पूंजी निर्माण की निम्न दर है, मतलब कि लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, श्रम का कम उपयोग है। तो ये दोनों ही अविकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के संरचनावादी दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका पहला कह रहा है कि आर्थिक विकास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में श्रम की आवाजाही के कारण होता है, तो इसका पहला गलत है। दूसरा कहता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना के बदलाव के महत्व पर बल देता है, जो अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के महत्व पर बल देता है, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो आर्थिक विकास के संरचनावादी दृष्टिकोण के तहत ही अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के महत्व पर बल देता है, और संरचनावादी अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के समायोजन के तरीके और विकास नीतियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए जो विकासशील देश है इनकी संरचना विशिष्ट कठोरता, अंतराल और साथ ही अन्य विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है एक अर्थव्यवस्था के द्वितीयक, मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहा जाता है? तो इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट है स्थिर ब्याज दर वह है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को रात भर के लिए तरलता प्रदान करता है, इसे कहते हैं, तो इसे रेपो दर कहा जाता है, और यह देश की मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण घटक है। इसका उपयोग देश की तरलता, मुद्रास्फीति और धन आपूर्ति को विनियमित करने के लिए किया जाता है, या बैंकों के उधार लेने के पैटर्न पर सीधा प्रभाव डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन है? तो इसमें जाएगा ट्रेजरी बिल तथा प्रमाण पत्र जमा, ये दोनों ही मुद्रा बाजार के साधन है, मनी मार्केट के साधन है। तो मुद्रा बाजार एक वित्तीय बाजार है और यहाँ पर 1 वर्ष या उससे कम की तरलता वाली अल्पकालिक वित्तीय संपत्तियों का स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जाता है, और ऐसे कई प्रकार के साधन हैं जो एनएसई और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजों में मुद्रा बाजार में व्यापार करते हैं। इनमें ट्रेजरी बिल आते हैं, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र तथा पुनर्खरीद समझौता आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है जब भी आरबीआई क्रेडिट के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है तो वह नकद आरक्षित अनुपात देता है, क्या कर देता है? तो वो ज़्यादा कर देता है। नेक्स्ट है भारत में बैंक जमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला कहता है कि चालू जमा राशियों पर कोई ब्याज देय नहीं होता है, तो पहला तो सही है, लेकिन पूछा कौन सा सही नहीं है। दूसरा कहता है कि रिकरिंग डिपॉजिट की अवधि 7 दिन से लेकर 12 महीने तक कुछ भी हो सकती है, तो इसका दूसरा ही गलत है। इसकी अवधि 6 मंथ से लेकर 10 साल तक कुछ भी हो सकती है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि गलत ही पूछा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है? तो हो जाएगा आर्टिकल 134। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया जाता है? तो हो जाएगी 7वीं अनुसूची। इसमें है 3 सूचियाँ, संघ, राज्य और संवर्ती सूची। तो संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेकर 55 तक है केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में। भाग 11 में 256 से लेकर 263 तक है केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या, तथा 268 से लेकर 293 तक है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन शक्तियों के विभाजन के संबंध में संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में एक नहीं है? तो इसमें संघ, राज्य, समवर्ती सूची तो शामिल है, इसमें सामान्य सूची शामिल नहीं है। नेक्स्ट है भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्था प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। बात कर रहा है राज्य स्तर की। तो भारत में राज्यपाल या राज्य का कार्यकारी मतलब कि संवैधानिक प्रमुख होता है, और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, और राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? इलेक्शन, चुनाव। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो लोकसभा के चुनाव के उद्देश्य से विभाजित होते हैं? तो हो जाएगा उप। निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं जिनके आधार पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है? तो हो जाएगा गैर निवास के आधार पर, विकृत दिमाग वाले व्यक्ति के आधार पर, 21 वर्ष से कम आयु इसमें नहीं शामिल, इसमें होगा 1 और 2, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत में राज्य की पार्टी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये राज्य की नहीं, ये राष्ट्रीय पार्टी है। तो भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मतलब मार्क्सवादी, नेशनल पीपल्स पार्टी। निम्न भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है, तो हो जाएगा आर्टिकल 85। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जिला परिषद के संबंध में सही है। पहला कहता है कि जिला परिषद में ट्यूटोरियल निर्वाचन क्षेत्रों में सीधे चुने गए निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं, तो पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इसमें जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों के विधायक भी शामिल होता है, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि इसका प्राथमिक कार्य ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी करना है, तो इसके तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में आज़ादी की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी निर्माण किया था, तो ये हो जाएगा 1776 में। और यह एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर इंग्लैंड के 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों ने 4 जुलाई 1776 को स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इंग्लैंड से आए हुए उग्रवादी युवक टॉमस पेन ने अपनी पुस्तिका कौन सी कॉमन सेंस के द्वारा स्वतंत्रता की भावना को और भी प्रज्वलित किया था, और थॉमस जेफरसन ने ही स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। नेक्स्ट है जॉन लॉक के द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शास्त्रीय उदारवादी विचारों की एक महत्वपूर्ण स्रोत पुस्तक है, तो हो जाएगा सेकंड ट्रिटाइटिस और गवर्नमेंट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा है, तो हो जाएगा महानगरीय लोकतंत्र। नेक्स्ट है बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया गया था फेडेकोर संगठन के द्वारा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1959 के लोकतंत्र के नेपाल के शाही संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला कहता है कि इसने एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय प्रणाली की परिकल्पना करी थी, तो पहला तो सही है। दूसरा कहता है कि इसने द्विसदनीय विधायिका जैसी प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए भी प्रावधान किया था, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि संविधान के सभी या किसी भाग को निलंबित करने के लिए राजा को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि राजा को सेना तथा विदेशी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया, तो इसका चौथा ही गलत है, तो इसमें गलत पूछा है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है भाषाओं से। कितनी भाषाएं हैं, तो ये हैं 22 भाषाएं। नेक्स्ट है भारत के संविधान द्वारा सलाह दी गई है कि 2 संसदीय सत्रों के बीच का अंतर कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। और संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना ही चाहिए। और वर्ष में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, 3, बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है, तो हो जाएगा आर्टिकल 108। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय किस पर प्रभारित होते हैं, तो ये होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब कि भारत की संचित निधि से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो हम लोगों ने DSSB TGT SST के आज तक के 2021 में कराए गए 7 पेपर को कुल डिस्कस किया है, जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यदि सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा।